नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन लेते हैं और उनको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन ना सीजीपीएससी में पूछे गए हैं, बार बार पूछे ही जाते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग आखिर तक देखिएगा वीडियो को और कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों है, ये माफी चाहूंगा, निम्न स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। देखो, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। और असहयोग आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने कुछ बातें बोली थी कि भाई आपको जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है, जैसे कि जो भी सरकारी अदालतें हैं, सरकारी स्कूल है, सरकारी दफ्तर है, इन सब चीज़ों का बहिष्कार करना है। तो लोग जो है बड़ी संख्या में अदालतों का त्याग कर रहे थे। जो छात्र हैं उन्होंने स्कूलों का त्याग करना शुरू कर दिया। अब जो है यहाँ समस्या ये उत्पन्न हुई कि जो बच्चे हैं, छात्र हैं, स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे, तो ये लोग जो है बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज त्यागने लगे। तो भाई अब इनकी शिक्षा का क्या होगा, क्योंकि शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। तो महात्मा गांधी जी ने बोला, उस समय के जो भी सशक्त लोग थे उनको बोला कि आप जो है इन बच्चों की शिक्षा न रुके, इसके लिए राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करो। तो भारत में अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई और उसी तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ में भी जब असहयोग आंदोलन चला तो यहां के भी काफी बच्चों ने अपने स्कूलों को, अपने कॉलेजों को त्याग दिया। अब जो है इन बच्चों की शिक्षा के लिए, मतलब इनकी पढ़ाई न रुके, तो छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। तो बताना है आप लोगों को कि कहां कहां किए गए थे। तो एक तो आपके रायपुर में स्थापित किया गया था, धमतरी में भी स्थापित किया गया था, बिलासपुर में भी स्थापित किया गया था, लेकिन महासमुंद में ऐसा कोई राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित नहीं किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? 1, 2, 4। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इन राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना में किन किन का हाथ तथा किन किन को श्रेय जाता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं रायपुर। तो रायपुर में 5 फरवरी 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई और हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित पहला राष्ट्रीय विद्यालय था। अगर कभी पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर पहला राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित हुआ, तो वो था रायपुर में 5 फरवरी 1921। मैंने शायद 1800 कुछ बोला क्या, ये 1921, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन है ये 1920 में शुरू हुआ था। तो उसी के कुछ समय बाद राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित होना शुरू हुए। तो 5 फरवरी 1921 में पहला राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित होता है। कहां पर? रायपुर में। संस्थापक कौन कौन थे? तो माधवराव सप्रे जी, वही जो 1900 में जिन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया था ना, वही। इसके बाद सेठ गोपी किशन जी का नाम याद रखेंगे। वामन राव लाखे, इनको संचालक समिति का प्रमुख बनाया गया। वामन राव लाखे संचालक समिति के प्रमुख। वही राम नारायण तिवारी, इनको बनाया गया प्रधान अध्यापक, मतलब कि हेडमास्टर। तो इन सब का नाम आप लोग याद रखेंगे रायपुर से। बात करेंगे अगर हम लोग धमतरी की, तो देखो धमतरी में ना बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इन्होंने अपने घर पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद जो अपना बिलासपुर है, यहां पर बद्रीनाथ लाल, बिलासपुर में बद्रीनाथ लाल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, इन्होंने मिलकर के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। इसके अलावा राजनांदगांव का भी जिक्र मिलता है, जहां पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी और बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे, नेताओं के नाम भी अक्सर पूछा जाता है। तो 1, 2, 4 आपका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4 है ना? हाँ, 1, 2, 4, क्योंकि तीसरा नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के नागवंश से संबंधित निम्न शासक थे। तो बस्तर में नागवंशीय शासकों ने शासन किया। उनसे पहले नलों का शासन था, नल, फिर उसके बाद नागवंशी, उसके बाद फिर काकतीय। तो ये 3 बड़े राजवंश थे जिन्होंने बस्तर क्षेत्र में शासन किया था। तो नागवंश से संबंधित शासक कौन कौन थे देख लेते हैं। तो एक तो आपके सोमेश्वर देव थे, धारावर्ष भी थे, कन्हर देव भी थे, जयसिंह देव भी थे, मतलब सभी थे। 1, 2, 3, 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें बस्तर के नागवंशीय शासकों की, तो इस वंश के, नागवंश के संस्थापक थे नृपति भूषण। कई बार पूछा गया है नृपति
भूषण, ये जो है नागवंश के संस्थापक थे। नृपति भूषण, नृपति भूषण के बाद हुए धारावर्ष, धारावर्ष के बाद मधुरांतक देव, उसके बाद सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव के बाद हुए कन्हर देव, फिर जयसिंह देव, उसके बाद राजभूषण देव, उसके बाद जगदेव भूषण, उसके बाद आखिर में हुए हरिश्चंद्र। पहले शासक नृपति भूषण, आखिरी शासक हरिश्चंद्र देव। और हरिश्चंद्र देव को ही काकतीय वंश के शासक अन्नम देव ने परास्त करके बस्तर क्षेत्र से नागवंशीय शासकों का अंत कर दिया और बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की स्थापना की। ये लगभग 1324 की बात है। 1324 इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने इस समय में ना जो दक्षिण में जो वारंगल है ना उसको पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था इस समय। और इसी कारण वहां का जो राजा था प्रताप रुद्र देव, उसका जो भाई था अन्नम देव, वो बस्तर क्षेत्र में आ जाता है और यहां पर हरिश्चंद्र देव को परास्त करके काकतीय वंश की स्थापना करता है। अगर अपने जो नागवंश के बारे में मैं अगर बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में दो नागवंशीय शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। एक तो बस्तर के नागवंश, दूसरा कवर्धा के नागवंश। जो बस्तर के नागवंशी शासक थे ये छिंदक नागवंशी शासक कहलाते हैं। और वहीं कवर्धा वाले जिन्होंने भोरमदेव का मंदिर बनाया, मड़वा महल बनाया, छेरकी महल बनाया, वो लोग कहलाते हैं फणी नागवंशी शासक। फणी नागवंशी शासक और ये छिंदक नागवंशी शासक, तो ध्यान रखेंगे। और जो बस्तर के नागवंशी शासक थे, इनका जो राज्य था, मतलब ये बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे, लेकिन ये जो क्षेत्र है चक्रकोट अथवा भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता था। चक्रकोट अथवा भ्रमरकोट। वहीं गुप्त काल में ये जो क्षेत्र है ना बस्तर क्षेत्र, ये महाकांतर के नाम से जाना जाता था। प्रयाग प्रशस्ति में दिया है कि समुद्रगुप्त ने महाकांतर के शासक व्याघ्रराज को परास्त किया है। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र को प्राचीन समय में दंडकारण्य नाम से भी जाना जाता था और आज भी बोला जाता है ना दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार। तो ये सारा कुछ आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो नागवंशीय शासक थे ना, इनकी जो राजधानी थी वो आपके बारसूर में थी। बारसूर जो कि चक्रकोट के नाम से उस समय जाना जाता था। और बारसूर में इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, जैसे कि वहां पर चंद्रादित्येश्वर मंदिर है, मामा भांजा मंदिर है, बत्तीसा मंदिर है। इसके अलावा भगवान गणेश जी की एक विशाल प्रतिमा है। कई सारे तालाब वहां खुदवाए गए थे जिनमें से चंद्रादित्येश्वर तालाब बड़ा फेमस है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे नागवंशीय शासकों के संदर्भ में। अच्छा, इनके दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं। एक एर्रारकोट से, ये पूछा गया है कि ये शिलालेख किनके हैं। एक याद रखेंगे एर्रारकोट, एर्रारकोट ये तेलुगु भाषा का एर्रारकोट। और दूसरा मिला है टेमरा, टेमरा शिलालेख। ये जो टेमरा है ना ये सती स्मारक है। और एर्रारकोट याद रखेंगे, ये दोनों जो है आपके नागवंशीय शासकों से संबंधित है। तो 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा, सभी इसके शासक थे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली कौन सी बोली पर पड़ोसी राज्य उड़ीसा की उड़िया भाषा का प्रभाव है। तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में ना ऐसी कई सारी बोलियां हैं, मतलब छत्तीसगढ़ी बोली तो है ही है, साथ में और भी अलग अलग बोलियां बोली जाती है। और जो बोली उड़ीसा की सीमा से लगे हुए क्षेत्र में बोला जाता है ना, जैसे कि रायगढ़ हो गया, गरियाबंद हो गया, महासमुंद हो गया, नीचे आपका कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, तो उस तरफ जो बोली बोली जाती है उसमें उड़िया भाषा का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो भतरी जो कि बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें भी उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। बिंझवारी जो कि हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जी बिंझवार जनजाति से आते थे, तो उनकी ये बोली थी, तो यहाँ भी उड़िया का थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, उड़िया में भी। हाँ, उसके बाद लरिया, लरिया में भी अपने को जो है छत्तीसगढ़ी उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। लरिया में भी उड़िया का प्रभाव। लेकिन जो दोरली है ना, इसमें उड़िया का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ये द्रविड़ भाषा शैली से काफी साम्यता रखती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3। ध्यान रखेंगे, अगर हम दूसरी भाषाओं को देखें, मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ की दूसरी बोलियों को, जैसे कि हमारी जो छत्तीसगढ़ है उसमें मुख्य रूप से 4 या 5 भागों में बांटा गया है ना। जैसे उत्तर में ऐसा है हमारा छत्तीसगढ़ कुछ, तो उत्तर में सरगुजा, तो सरगुजा में बोला जाता है सरगुजिया। और ये जो सरगुजिया बोली है इसमें जो नगपुरिया जो बोली है ना, जो कि भोजपुरी का एक रूप है, क्योंकि जो सरगुजा है वो नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार के काफी निकट है। तो जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको नगपुरिया बोला जाता है। तो उसका प्रभाव सरगुजिया बोली में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद खलटाई, खलटाई इस तरफ बोला जाता है। ये जो आपका
पश्चिमी छत्तीसगढ़ है ना, तो इस तरफ खलटाई बोला जाता है और इस खलटाई में बुंदेलखंडी का प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लरिया की बात करें जो कि इस तरफ बोला जाता है पूर्वी भाग में, तो यहां पर उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं दक्षिण में अगर हम लोग जाएंगे तो यहां पर हल्बी बोला जाता है, हल्बी, और जिसको बस्तरी भी बोला जाता है क्योंकि वो बस्तर क्षेत्र में बोला जाता है। और ये जो हल्बी या बस्तरी है ना, ये मराठी भाषा से काफी साम्यता रखता है। वैसे जो हल्बी है ना, ये हिंदी हो गया, आपके छत्तीसगढ़ी हो गया, इन सबसे काफी साम्यता रखता है। इनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हल्बी में। और दक्षिण अगर हम मध्य की बात करें, ये सेंटर की, तो यहां पर बोला जाता है छत्तीसगढ़ी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ी जो कि आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है, हल्बी भी आर्य भाषा परिवार का ही हिस्सा है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी भाषाओं बोलियों के बारे में बात करें, अच्छा यहाँ पर उड़िया पूछा है ना, तो हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत सारी बोलियों में उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। भतरी तो है ही है, बिजवारी भी है, इसके बाद आपका लरिया भी है। इनके अलावा एक है कलंगा, कलंगा जो कि पूर्वी छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है। एक है भुलिया, भुलिया। इसके बाद याद रखेंगे परजी जो बस्तर क्षेत्र में बोला जाता है। इसके बाद लरिया। ये सब जो है इनमें उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे कि किस बोली में किस भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। देखो, पूर्वी छत्तीसगढ़ में जो भी बोली बोली जाती है ना, उसमें उड़िया का ही प्रभाव मिलेगा। पश्चिम तरफ जाओगे तो जो बुंदेलखंडी हिंदी, और जैसे बीजापुर का जो एरिया है जो कि महाराष्ट्र से टच होता है, कांकेर का एरिया, राजनांदगांव को कुछ एरिया, तो हो सकता है उस तरफ की जो भाषा बोली है वो थोड़ी सी मराठी से मिलती जुलती हो। वहीं उत्तर प्रदेश बिहार तरफ का जो एरिया है उस तरफ नगपुरिया उस तरफ वाला मिलता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित थे। तो ये आपके राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है, रायपुर डायनामाइट केस। देखो, इस टाइप की 2 घटनाएं हुई थी। एक को बोला जाता है रायपुर डायनामाइट केस, दूसरा को बोला जाता है रायपुर षड्यंत्र केस। तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग रायपुर डायनामाइट केस की। तो यहां से अपने कौन कौन शामिल थे, तो कौन संबंधित थे ये आपको बताना है ना। तो देखिए, रायपुर डायनामाइट केस, तो ये जो हुआ था रायपुर डायनामाइट केस, ये 10 अगस्त 1942, 1 मिनट में क्या बोल रहा हूँ, कौन संबंधित थे ये आपको बताना है। अच्छा हाँ, यहाँ से ये नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये थे। सीधा मैं आंसर बता देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। बिलख नारायण अग्रवाल, ये जो है रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित थे। तो हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, इन तीनों के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम लोग रायपुर डायनामाइट केस के विषय में। तो देखो, जो रणवीर सिंह शास्त्री हैं, ये भी 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी समय से संबंधित थे, और इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। मतलब क्या था कि जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो जितने भी बड़े बड़े नेता थे देश के, हमारे छत्तीसगढ़ के भी जो बड़े बड़े नेता थे, पंडित रविशंकर शुक्ल हो या फिर महंत लक्ष्मी नारायण जी हो, सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कोई भी बड़ा नेता लीडरशिप के लिए नहीं था। तो ऐसे में जो युवा वर्ग था ना, वो सामने आया, सड़कों पर उतरा, नेतृत्व किया। तो रणवीर सिंह शास्त्री ये जो है उस समय में छात्रों को लेकर के निकले, जुलूस निकाला, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो रणवीर सिंह शास्त्री रायपुर में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था 10 अगस्त 1942 को। उसके बाद दूसरा नाम दिया है रघुनंदन सिंगरौल। रघुनंदन सिंगरौल, इन्होंने क्या किया पता है, दुर्ग में वहां की जो कचहरी थी ना, उसमें आग लगा दिया, मतलब कि अंग्रेजों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। इसके अलावा ये चले जाते हैं नगर पालिका कार्यालय और वहां भी आगजनी कर देते हैं। इसके बाद ये जो है लेटर बॉक्स जो होता है ना, जहां पर आप लेटर पोस्ट करने के लिए डालते हैं, तो उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। तो काफी इन्होंने नुकसान किया था। परसराम सोनी जी की बात करें तो इनका जो संबंध है ना, परसराम सोनी जी का रायपुर षड्यंत्र केस से, ये डायनामाइट केस है, रायपुर डायनामाइट केस, इसी के जैसा ही 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस भी हुआ था, जिसके नेतृत्व करता थे परसराम सोनी। इसमें क्या था कि जो परसराम सोनी जी थे, ये अपने साथियों के साथ बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि बम बना करके अंग्रेजों को मारेंगे, लेकिन इनको जो है सफलता नहीं मिल पाती है। तो रायपुर षड्यंत्र केस में कौन कौन लोग शामिल थे पूछा जाता है। एक तो थे परसराम सोनी जी, क्रांति कुमार शास्त्री, रणवीर सिंह शास्त्री, ये भी जो है परसराम सोनी जी के साथ हो गए थे। उसके बाद सुधीर मुखर्जी, डॉक्टर सुर, गिरीलाल लोहार, ये जो है सब रायपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे।
एक नाम याद रखेंगे, शिवनंदन प्रसाद। ये जो शिवनंदन प्रसाद था ना, इसने इनको धोखा दे दिया, अंग्रेजों को जाकर के बता दिया कि ये लोग जो है बम बना रहे हैं, तो वो सब पकड़ लिए जाते हैं, सबको सजा होती है। उसके बाद बिलख नारायण अग्रवाल, जो कि रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित हैं। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा रायपुर डायनामाइट केस के संदर्भ में। तो देखो, जो बिलख नारायण अग्रवाल थे, इन्होंने अपने साथियों के साथ निश्चय किया कि जितने भी क्रांतिकारी बंधु रायपुर जेल में बंद है, हम लोग उनको छुड़वाएंगे। अब छुड़वाएंगे कैसे, क्योंकि भाई बहुत बड़ा दीवार है, दीवार को फांदे कैसे। तो इन्होंने तय किया कि भाई हम लोग जो है रायपुर के जो जेल है, जेल की जो दीवार है, उसको हम लोग डायनामाइट से उड़ा देंगे, दीवार गिर जाएगा, उसके बाद जितने भी हमारे बंधु बांधव अंदर बंद है, सबको हम लोग बाहर निकाल के ले आएंगे। तो ये लोग जो है बम डायनामाइट लेके जाते भी हैं रायपुर जेल में, लेकिन वो जो बम है, जो डायनामाइट है, वो फटता है, लेकिन जो दीवार को जैसा नुकसान पहुंचाने का इन्होंने सोचा था वैसा नहीं हो पाता है। तो इनका जो प्लान है वो सफल नहीं हो पाता है। तो कौन कौन थे इस रायपुर डायनामाइट केस में, तो बिलख नारायण अग्रवाल ये थे सबसे मेन लीडर। इसके बाद ईश्वरी चरण शुक्ल, उसके बाद नागर दास बावरिया, इसके बाद थे नारायण दास राठौर, जय नारायण पांडे, ये सब जो है इसमें शामिल थे। कभी कभी ना आपसे पूछा जाएगा कि रायपुर डायनामाइट में कौन शामिल था, तो इनका नाम नहीं देगा, ईश्वरी चरण शुक्ल दे देगा या किसी दूसरे सदस्य का नाम दे देगा। तो आपको जो है ना इनके सदस्यों के नाम याद रखना है, इन दोनों के, रायपुर षड्यंत्र केस और रायपुर डायनामाइट केस, दोनों जो है 1942 से संबंधित है। माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में किन रियासतों का विलय छत्तीसगढ़ संभाग के से बंगाल प्रांत में हुआ था। तो देखो 1905 में ना हमारे भारत में बहुत बड़ा जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ, मतलब भौगोलिक फेरबदल हुआ। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गले में खराश आ गया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के 5 रियासतों को बंगाल प्रांत में शामिल किया गया। तो वो रियासतें कौन कौन सी थी? 5 रियासतें जो है ना बंगाल प्रांत में शामिल की गई, बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में, और वहां के 5 रियासतें, बंगाल प्रांत का जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है ना, वहां से 5 रियासतें हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल की गई। तो कौन से थे वो 5 रियासत जो छत्तीसगढ़ से बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया? तो एक तो आपका कालाहांडी था, दूसरा पटना था, तीसरा बामरा था, चौथा रैरा खोल, उसके बाद था सोनपुर। मतलब ये 5 रियासतें सन 1905 से पहले हमारे छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत मध्य प्रांत एवं बरार राज्य के अंतर्गत आता था। सॉरी, उस समय बरार जो है शामिल नहीं हुआ था, खाली मध्य प्रांत, तो मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था। तो इनको जो है 1905 में कहां शामिल कर लिया गया? बंगाल प्रांत के अंतर्गत उड़ीसा क्षेत्र में। अब हमारे छत्तीसगढ़ में 5 रियासतें बंगाल प्रांत के ही छोटा नागपुर क्षेत्र से शामिल किया गया। तो ये रियासतें कौन सी थी जो हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? एक था आपका चांग भकार, दूसरा था कोरिया, तीसरा था सरगुजा, चौथा था जसपुर और 5वां था उदयपुर। उदयपुर को ही धर्मजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 रियासतें जो कि वर्तमान समय में सरगुजा संभाग के अंतर्गत आती है, इनको जो है 1905 में छोटा नागपुर क्षेत्र से हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। और इस प्रकार हमारे जो छत्तीसगढ़ है, पहले भी 14 रियासतें थी 1905 से पहले, और 1905 के बाद भी 14 रियासतें थी। देखिए क्या था कि 1961 में जो छत्तीसगढ़ में जो छोटी छोटी जमींदारियां थी, उनको सीधे खालसा क्षेत्र में विलय कर लिया गया। खालसा क्षेत्र मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में सीधे सीधे शामिल कर लिया गया छोटी छोटी जमींदारियों को, और 14 बड़ी जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया। बहुत सारी जमींदारियां थी, जैसे कि एक हम लोग देखते हैं सोना खान की जमींदारी। हाँ, सोना खान की जमींदारी, उसी के आसपास में देवरी का जमींदार भी था जिसने वीर नारायण सिंह को धोखा दिया था ना। और भी कई सारी जमींदारियां थी। जब हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो कई सारी जमींदारियों ने वीर नारायण सिंह जी का साथ नहीं दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ऐसी छोटी छोटी काफी जमींदारियां थी। तो 1861 में जितनी भी छोटी छोटी जमींदारियां थी ना, उनको सीधे ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया। मतलब जमींदारी को खत्म ही कर दिया गया, उसको सीधे जो है ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया, और 14 बड़ी जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया, जिनमें से जो 5 रियासतें जिसको बंगाल में शामिल किया गया ना, वो भी थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कौन कौन सी रियासतों को बंगाल में शामिल किया गया, इनके नाम याद रखेंगे, और वहां से कौन सी रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल की गई, ये भी आप लोग याद रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 आपका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो तीनों राष्ट्रीय उद्यानों के आपको क्षेत्रफल, कब स्थापना हुई, क्या खास बात है, ये याद रखना है। तो ये 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 200 वर्ग किलोमीटर। कहां पर है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो बस्तर जिले में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 22 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। 22 जुलाई 1982। और यहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है, जो कि हमारे राज्य की राजकीय पक्षी है। यहाँ पर पहाड़ी मैना के अलावा उड़न गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी, इसके अलावा रिपस बंदर, एक प्रकार का बंदर है, वो यहाँ मतलब पाया जाता है। माफ़ी चाहूँगा, ये नोटिफिकेशन आ गया। इसके बाद इसको याद रखेंगे कि ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो 3 राष्ट्रीय उद्यान है ना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दंतेवाड़ा में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिले में, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 1982 में बायोस्फीयर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया था, और ये हमारे भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। लेकिन वर्तमान समय में इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व से हटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। लेकिन भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व यही था। 1982 में इसको घोषित किया गया था, लेकिन अभी हटा दिया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक झील है भैंसा दरहा करके, भैंसा दरहा, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया गया है, भैंसा दरहा। इसके अलावा जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर तीरथगढ़, कुटुमसर, कांगेर धारा, ये सब जो है पर्यटन स्थल भी यहाँ पर हैं। और जो कुटुमसर है, वहाँ पर अंधी मछलियाँ पाई जाती है। कुटुमसर गुफा की खोज प्रोफेसर शंकर तिवारी जी ने की थी। और ये जो कांगेर घाटी है, इसके बीचों बीच से कांगेर नदी प्रवाहित होती है, उसी के नाम से इसको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कवि गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे। तो कवि गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे? तो ये रतनपुर के राज सिंह के दरबारी कवि थे। राज सिंह जो कि कलचुरी शासक थे, तो इनके ये दरबारी कवि थे। बाकी जो तख्त सिंह है, ये भी आपके रतनपुर के कलचुरी शासक थे। मोहन सिंह ये अंतिम शासक थे, कहाँ के? रतनपुर के कलचुरियों के। और अमर सिंह ये रायपुर के कलचुरी शाखा के अंतिम शासक थे। तो गोपाल मिश्र ये कहाँ से थे? रतनपुर से थे। रतनपुर के राज सिंह के दरबार में रहा करते थे, तो ये ध्यान रखेंगे। इनकी रचनाओं के बारे में याद रखिएगा। खूब तमाशा इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद सुदामा चरित, सुदामा चरित। उसके बाद अगला है जयमिनी अश्वघोष, जयमिनी अश्वघोष। भक्ति चिंतामणि, भक्ति चिंतामणि, ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी जो आखिरी रचना थी वो थी राम प्रताप, राम प्रताप, जो कि ये पूरा नहीं कर पाए थे और इनकी डेथ हो जाती है। आगे चल करके इनके बेटे माखन मिश्र, उन्होंने राम प्रताप को पूरा किया। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन एक नगर निगम नहीं है? तो देखते हैं कौन एक नगर निगम नहीं है। माफी चाहूंगा। तो पहला दिया हुआ है चरोदा नगर निगम है, कोरबा भी है, चिरमिरी भी है, जगदलपुर भी है। मतलब भाई ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया प्रश्न को तैयार करने में। सभी नगर निगम है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग नगर निगम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नगर निगम का जिक्र आया है तो देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में कितने नगर निगम है? 14 नगर निगम। अभी जो रिसेंटली जो नया नगर निगम बना है, भिलाई नगर निगम के 13 वार्डों को अलग करके रिसाली नगर निगम बनाया गया है। कौन सा नगर निगम? रिसाली। और इसी के साथ दुर्ग जिले में 4 नगर निगम हो गए। रिसाली के साथ दुर्ग नगर निगम में, दुर्ग जिले में देखो, एक तो आपका दुर्ग जो जिला मुख्यालय है वो नगर निगम है, दूसरा आपका भिलाई नगर निगम है, तीसरा चरौदा, उसके बाद अब ये रिसाली। तो दुर्ग जिले में टोटल 4 नगर निगम हो गए। वहीं जो रायपुर जिला है वहां पर 2 नगर निगम, एक तो खुद रायपुर और दूसरा बीरगांव। तो ये 2 जिले हैं जहां पर एक से अधिक नगर निगम है। बाकी जिलों में ना एक ही एक नगर निगम है। तो कहां कहां है नगर निगम हम लोग देख लेते हैं। तो 2 जिले में तो हो गए 6 नगर निगम। इसके बाद जो अगला नगर निगम देखते हैं ऊपर अपना कोरिया जिले में, कोरिया जिले में चिरमिरी, कोरिया जिले में चिरमिरी नगर निगम ये जो दिया है ना, ये कोरिया जिले में है। उसके बाद सरगुजा जिले में अंबिकापुर नगर निगम,
उसके बाद रायगढ़ जिले में रायगढ़ नगर निगम, उसके बाद कोरबा में कोरबा नगर निगम, बिलासपुर में बिलासपुर नगर निगम, राजनांदगांव में राजनांदगांव नगर निगम, उसके बाद आपका धमतरी नगर निगम और बस्तर में जगदलपुर नगर निगम। तो इस प्रकार से कितने नगर निगम हो गए? 14 नगर निगम हो रहे हैं ना। रायपुर में 2, आपके दुर्ग में 4, ऐसे याद रखेंगे। और किस जिले में नगर निगम नहीं है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति वर्ग मतलब एससी कैटेगरी के लिए कौन सा संसदीय क्षेत्र आरक्षित है? तो देखो, कोरबा ये तो आपके जनरल के लिए है, महासमुंद ये भी जनरल के लिए है, और ये जो सरगुजा है ये एसटी के लिए है, और ये जो जांजगीर चांपा है ये आपके एससी अर्थात अनुसूचित जाति वर्ग के लिए है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं, 11 संसदीय क्षेत्र हैं। तो जो आपका सरगुजा है, रायगढ़ है, आपका बस्तर है, कांकेर है, ये चारों जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। जांजगीर चांपा ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इसके बाद जो बिलासपुर है, कोरबा है, रायगढ़ है, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, इसके बाद महासमुंद और आपका जो धमतरी, ये सब जो है क्या कहेंगे, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमारे यहाँ 5 आरक्षित हैं, एक अनुसूचित जाति के लिए जांजगीर चांपा और 4 अनुसूचित जनजाति के लिए। कौन कौन से? बस्तर, कांकेर, रायगढ़ और सरगुजा। आगे बढ़ते हैं, माफी चाहूंगा बार बार मैं खरास रहा हूं। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, किस जनजाति को मेठाभूम के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी जनजाति है जिसको मेठाभूम बोला जाता है? तो भाई ये अबुझमाड़िया को बोला जाता है मेठाभूम। तो अबुझमाड़िया जनजाति जिसका संकेंद्रण बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर जिले और थोड़ा बहुत ये जो है बीजापुर क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं अबुझमाड़िया जनजाति। ये जो अबुझमाड़िया, जो अबुझ शब्द है ना, इसका मतलब होता है अज्ञात, जिसको बूझा ना जा सके, वो क्या है? अज्ञात, अबुझमाड़, अबुझमाड़। और ये जो अबुझमाड़िया जनजाति है ये गोंड जनजाति की उपजाति है। ध्यान रखेंगे, गोंड जनजाति की उपजाति है, और इनमें एक स्थानांतरित कृषि की जाती है पेद्दा। जो क्या कहते हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं वो स्थान बदल बदल के कृषि करते हैं ना, तो वैसे ही अबुझमाड़ियों में जो स्थान बदल बदल करके जो कृषि की जाती है उसको कहा जाता है पेद्दा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो अबुझमाड़िया जनजाति है इसको जो भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं केंद्र सरकार द्वारा। एक तो आपका अबुझमाड़ हो गया, दूसरा बैगा हो गया, तीसरा पहाड़ी कोरवा, चौथा बिरहोर, 5वां कमार। इसके अलावा 2 जनजातियों को राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, पंडो जनजाति और भुंजिया जनजाति। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर मेरे द्वारा जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए उसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे जरूर लिखिएगा ताकि मैं उसको जो है सॉल्व कर सकूं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।